ऑफ अल्कोहल्स वाला पार्ट का फिनिश कर लिया है। अब हम लोग एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स की तरफ मुड़ेंगे कि फिनॉल्स कितने एसिडिक होते हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक में आगे जाने से पहले हम लोग स्ट्रक्चर कि अल्कोहल के स्ट्रक्चर और फिनॉल के स्ट्रक्चर में ना एक कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं करके कि फिनॉल की एसिडिटी क्या रहेगी। ठीक है, तो वैसे टोटल हम इस वीडियो में 3 कंसेप्ट सीखेंगे कि अल्कोहल और फिनॉल के वर्सेस में किसकी एसिडिटी ज़्यादा है और क्यों। ये वाला पार्ट में बोर्ड एग्जाम में गिवरिजन में भी आ सकता है, और इस पार्ट में मैं तुम लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताऊंगी। तो अलग से एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ करके। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर बी, जब हमें पता चल जाएगा कि किसकी एसिडिटी ज़्यादा है तो वो टॉपिक फिनिश। फिर बी पार्ट में हम ये देखेंगे कि जैसे हमने कुछ इलस्ट्रेशंस लिए थे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल के, तो यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन लेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल के, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं ये ऑलरेडी जीओसी में जब एसिडिक वाला पार्ट पढ़ाया था तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो अगेन मैं फिर से बार बार वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, रिवाइज़ करो चीज़ों को पीछे की देखो। तो वो वाला पार्ट करेंगे। और सी पार्ट ये करेंगे कि अगर आपके पास एक फिनॉल है और अगर आपके पास पानी है तो क्या वो पानी में सॉल्यूबल होगा, वो तो एक अलग ही पार्ट हो गया, लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी कुछ है, उससे रिलेटेड हम काम करेंगे। वो सॉल्युबिलिटी को ऐसा मत समझना कि मैं फिजिकल प्रॉपर्टी डाल रही हूँ, एसिडिटी से ही उसका लेना देना है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ क्या है करके। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि फिनॉल्स के और अगर मैं अल्कोहल्स के रेजोनेटिंग मतलब स्ट्रक्चर्स में अगर डिस्टिंग्विश करने को कहूँ तो तुम्हारे पास फिनॉल एक्चुअल में क्या है, आपके पास एक एरोमेटिक रिंग, वो भी स्पेशली बेंजीन, उससे अगर तुमने OH को कनेक्ट करके रखा है तो दैट इज़ नोन एज व्हाट, आपका फिनॉल। और उसके बाद अगर मान लेते हैं वहाँ पे मैं इस तरीके से क्रिएट कर देती हूँ ROH। तो ROH यानी कि वहाँ पे R यानी कि आपका कोई अल्काइल ग्रुप है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या खास है। फिनॉल के स्ट्रक्चर में फिनॉल का जो स्ट्रक्चर है ये आपको रेजोनेंस दिखा सकता है, कैन शो रेजोनेंस। ठीक है, ये अंडरगो करता है रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस वाला फिनोमेनॉन होता है। लेकिन जो ROH वाला स्ट्रक्चर होता है, इस ROH वाले स्ट्रक्चर में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रेजोनेंस इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्जुगेशन में ही नहीं है। ठीक है, इनमें कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, राइट। तो ऐसे केस में हम लोगों को पहला पॉइंट यहाँ से ये समझ में आया कि फेनॉल्स में रेजोनेंस होती है, अल्कोहल्स जो नॉर्मल है उनमें रेजोनेंस नहीं होती। अब रेजोनेंस वाले टॉपिक से मैं क्या जानूँगी, अब हमें ये पॉइंट तो पता है कि रेजोनेंस अगर किसी चीज़ में हो रही है तो रेजोनेंस क्या करती है, उस पर्टिकुलर चीज़ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, राइट। वो पर्टिकुलर चीज़ को क्या प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी। और इसमें क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रही तो मैं कंपैरेटिवली ये कह सकती हूँ कि फिनॉल्स के रिस्पेक्ट में जो तुम्हारा अल्कोहल्स है ये कंपैरेटिवली क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, राइट। बट मैं किसकी बात कर रही हूँ, हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में एसिडिटी के। तो एसिडिटी का इससे क्या लेना देना, बहुत ज़्यादा लेना देना है। वो इसीलिए क्योंकि फिनॉल आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है। अगर मैं फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस क्रिएट करूँ, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस यानी कि क्या होता है, बस आप H को रिमूव कर दो तो जो पार्ट बचता है दैट इज़ कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है आपके पास, ये कॉन्जुगेट बेस भी रेजोनेंस शो करता है, इसका भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये भी रेजोनेंस शो करता है। और अगर मान लेते हैं मेरे पास जो आपका अल्कोहल है, इस अल्कोहल में से अगर मान लेते हैं हम H को रिमूव कर देते हैं, तो H को रिमूव करने के बाद वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, RO निगेटिव। ठीक है, तो जो RO निगेटिव होता है ये H को निकाल देने के बाद भी यहाँ पे कोई भी प्रकार की रेजोनेंस नहीं होती, समझ रहे हो। तो ना तो फिनॉल में होती है, ना मतलब फिनॉल में होती है, अल्कोहल में नहीं होती। फिनॉक्साइड आयन में होती है बट अल्कोक्साइड आयन में नहीं होती। तो ऐसे केस में हम लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियो में ही चीज़ सीखी है कि तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पर्टिकुलर चीज़ के एसिडिटी के। तो अब तुम बताओ फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस में क्योंकि रेजोनेंस हो रही है तो ये आपके जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रही उसके कंपेयर में ये ज़्यादा स्टेबल है। सिंस ये ज़्यादा स्टेबल है ये वाला कॉन्जुगेट बेस, तो देयरफॉर इसका जो
एसिडिक पार्ट है यानी कि फिनॉल, वो क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ से देयरफॉर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फिनॉल्स जो होते हैं वो तुम्हारे अल्कोहल से तो क्या होते हैं, ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो कल को ये क्वेश्चन गिव रीजन के फॉर्मेट में आ सकता है करके, या असर्शन रीजनिंग में, या किसी भी पार्ट में। तो पता होना चाहिए कि फिनॉल वर्सेस अल्कोहल, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक बिकॉज फिनॉल्स का जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस यानी कि ये, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और ऐसी कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तुम्हें एल्कोक्साइड आयन में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 नोट्स का। तो इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लोगे, और इसका रीज़न क्या दे दोगे कि फिनॉल्स में जो उसका कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस यानी कि फिनॉक्साइड आयन, वहाँ पे ड्रॉ कर लेना फिनॉक्साइड आयन क्या होता है। और अल्कोहल्स का जो कॉन्जुगेट बेस है यानी कि एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, ये ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है करके। ओके, ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में एक्चुअल में मैं एसिडिटी पे बातचीत नहीं कर रही हूँ, इन जनरल ऐसे ही बात कर रहे हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ वगैरह वगैरह, ताकि मुझे अलग से उसका कोई वीडियो नहीं बनाना पड़े। तो जैसे मान लेते हैं फिनॉल है, अगर इस फिनॉल में रेजोनेंस हो रही है तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे उसको देख लेते हैं। तो लेट्स से ये मेरे पास फिनॉल है, यहाँ पे ये जो तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पर्टिकुलर कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बन जाएगा, ये आपका रिंग में जो लेफ्ट साइड का बॉन्ड है और जो बॉटम का है वैसे का वैसी, ठीक है, ऊपर में सिंगल बॉन्ड की जगह पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बचेगा, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। फिर आगे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बनाऊँ तो ये आपकी रिंग क्रिएट हो गई, और यहाँ पे अभी भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये H वैसे का वैसी, यहाँ पे बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पर। ठीक है, फिर से अब ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये वाली चीज़ शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो अब ये कैसा दिखेगा, इस तरीके से रिंग, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट और यहाँ पे H, और यहाँ पे आ गया, फिर एक बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो गया और वापस से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा। अगर वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो पाई बॉन्ड वापस से अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑक्सीजन में शिफ्ट हुए तो अब ऑक्सीजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज तो हट जाएगा, लेकिन ऐसे केस में ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा, मतलब ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को मैं ड्रॉ करके नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ से हमें एक कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन ये निकालना है कि जब हम लोग फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक्चुअल में इन्वॉल्व होता है चार्ज सेपरेशन। बराबर, यहाँ पे क्या होता है, देखो चार्ज सेपरेशन है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे और नेगेटिव चार्ज किस पे, कार्बन पे। तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन दिख रहा है। तो क्या हुआ चार्ज सेपरेशन से, वो तो हर जगह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिखता है। यस वी एग्री कि वो हर जगह दिखता है, बट एक्चुअल में मैं चार्ज सेपरेशन वाली बातचीत को कंपेयर हम करना चाह रहे हैं कि अगर फिनॉल को छोड़कर तुम सिर्फ और सिर्फ फिनॉक्साइड आयन अगर आपके पास होता, ठीक है, ओनली फिनॉक्साइड आयन अगर आपके पास होता तो फिनॉक्साइड आयन में क्या चार्ज सेपरेशन होता। तो चेक कर लेते हैं क्या फिनॉक्साइड आयन में भी चार्ज सेपरेशन बनता है क्या। तो देखो ये वाली चीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए। तो ये चीज़ कैसी हुई, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपके पास रिंग और ऊपर में क्रिएट हो जाएगा डबल बॉन्ड O और ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन ऊपर में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, वो बनाया है, दो लोन पे रखता है तो फिर काय का पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बट नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से बाकी बॉन्ड, फिर ये वाली चीज़ यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाना है। तो ये वाली चीज़ का अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करती जाऊँ तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से केसेस मिलेंगे, एक यहाँ, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। फिर अगर फिर से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया तो ऊपर में डबल बॉन्ड O, ये ऐसे में यहाँ पे और फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो देखो मैंने जितना भी यहाँ पे बनाया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को तुम अगर ऑब्जर्व करो तो तुम्हें यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं मिल रहा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चार्ज है, और वो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। क्या तुम्हें यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, बराबर। तो फिनॉक्साइड आयन का जब हम लोग रेजोनेंस करते हैं तो फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस में किसी भी प्रकार का वहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं होता। और जब हम लोगों ने, याद करो ये चीज़ जब पढ़ी थी करके कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला टॉपिक हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया क्या था कि जितने कम चार्जेस रहेंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट। तो ऐसे केस में अगर कोई मुझसे पूछेगा कि अब यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें हमारा जवाब होगा क्योंकि नीचे वाले में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, ठीक है, देन आपका फिनॉल। तो ये था तुम्हारा क्या कहते हैं, गिव रीज़न नंबर 2। यहाँ से हो सकता है थ्योरी पेपर में गिव रीज़न क्रिएट हो जाए या ऐसा आ जाए कि जस्टिफाई करो। तो इस तरीके से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, ये लिखना है कि इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल करके देयर इज नो चार्ज सेपरेशन फिनॉक्साइड एंड इन फिनॉल देयर इज चार्ज सेपरेशन, और बस देयरफॉर करके लिख देना है। तो पहला रूल हमने ये ऊपर देख लिया कि फिनॉल्स ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, और सेकेंड हमने ये देख लिया कि फिनॉक्साइड आयंस करके ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिनॉल। समझ रहे हो ये वाली बातचीत? बस ख़त्म, यहीं पे हम लोगों का वाला पार्ट। तो अब ऐसे में क्या होता है कि अब यहाँ पर ये 2 पार्ट तो हम सीख लिए, अब तीसरा पार्ट हमें क्या देखना है? तीसरा पार्ट जैसे ये देखेंगे कि अगर मान लेते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी इसे प्रीवियस वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कॉन्जुगेट बेस आपका जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो वाला जो आपका करस्पॉन्डिंग उसका जो एसिड होगा वो एसिड उतना ही ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। ये ऑलरेडी इससे पहले मैं समझा चुकी हूँ, वापस से नहीं समझाऊंगी, और जीओसी में भी पढ़ा चुकी हूँ। तो उसके बाद इसमें फिर हम लोगों ने एक और देखा था कंक्लूजन की प्लस आई इफेक्ट अगर आप लगाते हो तो वो एसिडिक नेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और अगर माइनस आई ग्रुप हम लगाते हैं तो वो एसिडिटी के कैसे होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। रीज़न वगैरह सब जस्टिफाई ऑलरेडी किया है। तो अब बस हम लोगों को यही काम फिनॉल के केस में भी करना है। अब कुछ इलस्ट्रेशंस लिए जा रहे हैं, उन्हें ध्यान से देखोगे, समझोगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक लिस्ट बना देती हूँ, अगर भुलक्कड़ों के समान भूल गए हो तो इस चीज़ को याद रखना, कहीं पे लिख के रखना कॉपी में, बार बार ये चीज़ नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम किस किस को कहेंगे? जब भी आपको NO2 दिखे, ठीक है, साइनाइड दिखे, या फिर कोई कार्बोनिल ग्रुप दिखे। अब कार्बोनिल ग्रुप में देखो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अल्डिहाइड, इट कैन बी कीटोन, इट कैन बी एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ भी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, इट कैन बी ईस्टर, एनीथिंग, कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो ऐसे केस में ये सारे लोग आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। सल्फोनिक, ये भी आपका एसिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ आपको मैंने लिख के दे दिए, ये भी अच्छा, सबसे मोस्ट सरप्राइजिंग चीज़ यहाँ पर ये है, ये अब कई लोगों को लगता है करके कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है करके, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे? तो ऐसा नहीं, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ओके। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कुछ मतलब कैटेगरीज लिख दी। अब वैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में भी आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नाम पर जो सबसे ज़्यादा बदनाम है वो है तुम्हारे अल्काइल यानी कि कार्बन की चेन, उसके बाद है आपके एल्कोक्सी यानी कि ईथर्स, और फिर है तुम्हारे पास अमाइन, और उसके बाद फिर ये NR2 टाइप के लोग, ठीक है। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ये इसीलिए बताया था कि जब हम लोग क्वेश्चन करें तब ऐसे केस में तुम्हें उसको पहचानते आना चाहिए। क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग किए हैं क्लास में, फिर से कर लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, मान लेते हैं मेरे पास एक फिनॉल है, मैं कुछ चीज़ें दे रही हूँ, हमें अरेंज करना है कि कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो क्वेश्चन का आंसर अभी देती जाऊँगी, बट तुम लोग पहले इसको पॉज करके खुद बनाना, ताकि तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि तुम्हारा आंसर मेरे आंसर के साथ टैली कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। पुराने कंसेप्ट याद हैं कि पूरा सर के ऊपर से गया है। तो इस तरीके से तुम्हें ये 4 स्ट्रक्चर्स दिए हैं, तुम्हें इन्हें उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या करना है? अरेंज करना है। तो देखो जरा, सबसे पहले जो ग्रुप आपने वहाँ रिंग पे लगाया है,
पहले तो उसकी सारी की सारी जांच पड़ताल कर लो कि वो ग्रुप कौन है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि वो जो ग्रुप है वो आपका -I ग्रुप है, राइट। तो -I ग्रुप क्या एसिडिक कैरेक्टर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं कि नुकसानदायक होते हैं? तो ऑब्वियसली वो फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। आप जितने ज़्यादा -I ग्रुप लगाओगे उतना अच्छा है। तो देखो जो आपका फिनॉल है, इस फिनॉल में तो कोई -I ग्रुप नहीं है, बट हाँ इन तीनों में तो -I ग्रुप मैंने लगाए हैं। तो जिसके पास -I ग्रुप नहीं है और बाकी जिन लोगों के पास है उनके कंपेयर में आपका जिसके पास नहीं है वो क्या हो जाएगा, कम एसिडिक। तो इन सब में जो सबसे कम एसिडिक होगा वो एक्चुअल में होगा ए। तो ए से हमें जो सबसे लीस्ट एसिडिक है ये बात तो समझ में आ गई। अब हमको बस ये देखना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो देखो -I इफेक्ट आप जितने डिस्टेंस में आप इंक्रीज होते जाते हो, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होने लगता है, वहाँ पर आपका -I इफेक्ट कम होता जाता है। तो सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट तुम्हें कौन सी पोजीशन पे देखने को मिलेगा, ऑर्थो। और उसके बाद तुम्हें -I पोजीशन फिर कौन से इसमें देखने को मिलेगा, आपके मेटा पे। और मेटा के बाद सबसे कम हो जाएगा पैरा पे। तो अगर मैं इस बेसिस पे अरेंज कर लूँ तो इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये ऑर्थो पोजीशन वाला यानी कि डी। और उसके बाद बीच में दो बचे सी और बी। तो ए से डी से थोड़ा सा कम कौन सा होगा, मेटा वाला यानी कि बी। और उससे भी कम होगा पैरा वाला यानी कि सी। तो ये ऑर्डर हम लोगों ने अरेंज कर लिया, बस ख़त्म, ठीक है। अब इसमें तुम्हें एक मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, वैसे ये क्लास में भी बताया है, रटवाया भी है, लेकिन इसको ध्यान रखो थोड़ा अच्छे से कि इसमें ना एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हम लोग क्रिएट करते हैं। वो ये है कि जैसे हमारे पास 4 हेलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो फ्लोरीन -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचता भी है और +R से वो इलेक्ट्रॉन देता भी है, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे वो +R इफेक्ट से वो देता भी है। ये बात अलग है कि आपका जो वहाँ पे -I इफेक्ट है वो ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है +R इफेक्ट के, बट उस पर हम लोग अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ और बताना चाह रही हूँ कि फ्लोरीन में आपका -I इफेक्ट भी ऑपरेट होता है और उसके अलावा +R इफेक्ट भी ऑपरेट होता है। लेकिन अगर हम बाकी हेलोजेंस की बात करें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनमें से -I होता है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होती है, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे लोन पेयर्स की वजह से नहीं चलती, यहाँ पे नहीं होती है, या फिर तुम कह सकते हो बहुत बहुत वीकली ऑपरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रीज़न है कि रेजोनेंस नहीं हो रही है। तो जब हम लोग क्लोरीन लगाते हैं, और तो देखो क्लोरीन और वो किससे अटैच्ड है, कार्बन से। तो अभी जो कार्बन है वो कौन से ऑर्बिटल का होता है, 2p ऑर्बिटल। और जो क्लोरीन है वो कौन से ऑर्बिटल का है, तुम्हारा 3p। तो 2p और 3p के बीच में ओवरलैप होता है। ब्रोमीन में 2p एंड 4p के बीच का ओवरलैप, एंड आयोडीन में 2p 5p के बीच का ओवरलैप, और फ्लोरीन में वो ओवरलैप होता है 2p ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या है कि जो ऑर्बिटल तुम्हारा 2p छोटू सा, और जो बाकी के फ्लोरीन, क्लोरीन मतलब आयोडीन, ब्रोमीन, ये लोग हैं, इनके ऑर्बिटल बड़े से, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। तो जिसकी वजह से रेजोनेंस यहाँ पे ऑपरेट नहीं होती, देयरफॉर नो रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होती, इस बात का ख्याल रखना। तो एसिडिक में ही ये वाला हमने जस्ट एक बार रिविजन कर लिया, क्योंकि कई बार कैसा होता है कुछ क्वेश्चंस में हम लोग मिस्टेक कर देते हैं कि करके रेजोनेंस करवा दी, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगी, या फिर बहुत वीकली ऑपरेट होती है, बहुत वीकली, ठीक है। लेकिन जो फ्लोरीन है उसमें -I भी होता है और +R भी होता है, क्योंकि उसमें जो आपकी ओवरलैपिंग है ऑर्बिटल्स के बीच की बहुत ही इफेक्टिव है। देखो ना 2p बराबर, इस वजह से क्लियर है, ठीक है। तो इससे एक रूल हमेशा अपने दिमाग में बना के रखना कि जब भी आपको एसिडिक कैरेक्टर, ये एक कह सकते हो आपका डेंजर नोट है, कि जब भी आपको एसिडिक का कैरेक्टर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसका, सब्सटीट्यूटेड अराइल हैलाइड का, ठीक है, सब्सटीट्यूटेड अराइल हैलाइड का। तो ऐसे केस में हमेशा वहाँ पर आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट को कंसिडर करोगे। ये अपने दिमाग में भूल के भी मत लेकर आना कि वहाँ पे रेजोनेंस भी काम कर रही है, सिर्फ -I इफेक्ट कंसिडर किया जाता है। रीज़न मैं बता चुकी हूँ कि क्या है, ठीक है। तो हेलोजेंस के केस में
माइनस आई ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है एज कंपेयर टू प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। तो सो कि वाला काम हो जाएगा। अब इसी के बेसिस पर एक और इलस्ट्रेशन हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, एक मिनट, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज़ क्या हो गई, यहाँ पे ये आपका रिंग और ऊपर में यहाँ आ गया OH एंड यहाँ पे मैंने लगा दिया फ्लोरीन, फिर यहाँ पे एक रिंग और रिंग के बाद मतलब सारे फिनॉल्स बना रही हूँ मैं और कुछ नहीं। और बस उन सभी की जो पैरा पोजीशन पे है वहाँ पे मैं चेंज कर करके हेलोजेंस अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ क्लोरीन हो गया, फिर यहाँ पे OH और यहाँ पे हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड हेयर विल बी आयोडीन। अब तुम्हें अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर पूछूं कि इनमें एसिडिक कैरेक्टर किसका सबसे ज़्यादा होगा, राइट। तो अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें हम सोचते कुछ और हैं और आंसर निकलता कुछ और है। तो कई बार कैसा होता है कि मैं हो सकता है मैंने कोई जस्टिफिकेशन दी वो तुम्हारे समझ में नहीं आई, तो अगर समझ में नहीं आई तो कोशिश करो उस चीज़ को समझने की, बट लेट से फिर भी समझ में नहीं आई, 50 बार भी दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो कम से कम उस डाटा को याद करके ज़रूर रख लो कि अच्छा ये रिजल्ट तो ऐसा होता था, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो देखो इसमें हो कैसा रहा है, हम जानते हैं कि यहाँ पे आपका क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इसमें मैंने जैसे अभी ऊपर बोला कि माइनस आई इफेक्ट को आप कंसिडर करिएगा। तो अगर इन चारों हेलोजेंस में अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इनमें सबसे अच्छा माइनस आई इफेक्ट कौन देता है, तो माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो होता है फ्लोरीन के लिए सबसे ज़्यादा, क्लोरीन के लिए कम, ब्रोमीन के लिए उससे कम और सबसे लीस्ट होता है आयोडीन के लिए। तो हम लोग इसमें एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि इसका आंसर होना चाहिए कि ए सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर बी, फिर उसके बाद सी और ये फिर डी बराबर। मतलब फ्लोरीन वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक, क्लोरीन वाला उससे कम, ब्रोमीन वाला उससे कम और सबसे कम आपका आयोडीन, राइट। यही इफेक्ट मतलब ये हमारा आंसर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ भूल रहे हैं कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन में सिर्फ माइनस आई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट भी ऑपरेटिव है, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारे ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन ये तीनों है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है। माना कि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट बहुत डोमिनेटिंग है, वो माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बट थोड़ी तो क्वांटिटी में कुछ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी तो हो रहे होंगे। तो इससे नेट ये निकलता है कि एक्चुअल में जो फ्लोरीन है, ठीक है, वो आपका थोड़ा सा एक स्टेप पीछे पहुंच जाता है प्लस आर इफेक्ट की वजह से, यानी कि बी आगे आ जाता है और ए पीछे। यानी कि इससे मैं ये कंक्लूजन ये निकालूंगी कि जो तुम्हारा ये क्लोरीन वाला है वो आगे और फिर फ्लोरीन वाला पीछे, और उसके बाद आपका कौन सा फिर जो जैसा नॉर्मल तुम चलाते थे ब्रोमीन और फिर आयोडीन। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ मैं, एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में मैं रिंग बना नहीं रही हूँ कि यहाँ पे ये सब रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, मैं बना नहीं रही हूँ बार बार, ये उसका एक्चुअल आंसर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वैसे तो इसका जस्टिफिकेशन मैंने दे दिया है, लेकिन फिर भी रिजल्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ये पार्ट असर्शन रीजनिंग में भी आ जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में मूव होते हैं, ठीक है। ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ऑर्थो इफेक्ट याद होगा शायद से, अगर नहीं याद है तो फिर अब मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट पता होना चाहिए आपको, ठीक है। केस देखो कैसा है, आपके पास आप ये एक नॉर्मल फिनॉल है और उसके बाद ये मैंने ले लिया है OH ग्रुप, यहाँ लगा दिया है एक Me, ठीक है, ऑर्थोक्रिजोल कहते हैं इसको। फिर यहाँ पे फिनॉल और फिर एक Me यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ पे एक फिनॉल और अब क्या बच गया, मेटा पे बच गया, ठीक है, यहाँ लगा दिया। तो सबसे पहले जिस ग्रुप को अटैच किया पहले उसकी जन्म कुंडली निकाल लो कि वो कौन है। तो Me ग्रुप के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो Me ग्रुप एक्चुअल में क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अगर मैं प्लस आई इफेक्ट के बारे में बातचीत करूं कि सबसे अच्छा प्लस आई इफेक्ट Me का किस पोजीशन पे होगा, तो एज वी नो कि प्लस आई इफेक्ट डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज हो जाता है, इस वजह से सबसे अच्छा प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट आपको ऑर्थो पे मिलता है, उससे कम मेटा पे मिलता है और उससे कम आपको पैरा पे मिलता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट के साथ साथ यहाँ पे एक और इफेक्ट हो रहा है, और वो इफेक्ट क्या है, वो इफेक्ट यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेटिव है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
ठीक है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन की ना एक बहुत ही खास बात होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन की बोलो या फिर तुम रेजोनेंस की बोलो, ये भी अपन जीओसी में पढ़ चुके हैं कि ये मेटा पोजिशन पे ऑपरेटिव ही नहीं होते, ठीक है, मेटा पोजिशन पे ये काम ही नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन पे काम करते हैं, और वो भी इक्वली। मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्थो वाला ज़्यादा करीब है तो ऑर्थो वाले में ज़्यादा प्लस आर या ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आर और हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट इन डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो ये हो गया कि पहले वाले केस में ओ एच जहाँ पे सिंपली एक फिनॉल था, वहाँ ना तो कोई प्लस आई है ना तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन है। सेकेंड वाले केस में ऑर्थो पोजिशन पे जहाँ पे मैंने एम ई लगाया है वहाँ पे प्लस आई भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। थर्ड वाले केस में पैरा पोजिशन पे एम ई लगाया है, वहाँ पे प्लस आई है बट ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होगा ऑर्थो के कंपेयर में, थोड़ा क्या बहुत कम होगा, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन भी है बट इक्वल। और लास्ट केस में वहाँ पे ओनली प्लस आई इफेक्ट है। तो इस तरीके से पहले मार्किंग हमेशा अपन को कर लेनी चाहिए करके, ठीक है। तो हमने ये काम कर लिया। अब अगर मुझे डिसाइड करना है कि सबसे ज़्यादा मतलब एसिडिक कौन है, तो ये बात याद रखो कि प्लस आई ग्रुप या फिर ऐसे कुछ इफेक्ट्स जो आपके कॉन्जुगेट बेस को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं वो उसकी एसिडिटी को घटाते हैं। तो अभी एमी लोग जो लोग हैं ये तो भर भर के इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और लेकिन जो फिनॉल है उस फिनॉल के पास कुछ नहीं है, बोल रहे हैं कि मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। तो ऐसे केस में बाकी तीन जिन लोगों को इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे हैं उनके कंपेयर में फिनॉल को कुछ नहीं मिल रहा। तो फिनॉल ज़्यादा अच्छा हुआ ना कि चलो तुम लोगों को तो इलेक्ट्रॉन मिलने से तुम लोग अनस्टेबल हो रहे हो, लेकिन मुझे तो कोई नहीं दे रहा है, मैं तो स्टेबल हूँ। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा यहाँ पे ए। ऑब्वियस से समझ गए हो रीज़न, ठीक है। अगर एसिडिक सबसे ज़्यादा कौन होगा, ए। अब बचते हैं तीन, उन तीनों में अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो अब यहाँ ध्यान देंगे, इसमें आएगा फिर आपके नंबर पे डी। क्यों आएगा डी? क्योंकि डी में सिर्फ एक ही इफेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बाकी बी और सी में दो दो इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो डी वाला पार्ट भी क्लियर है कि डी आ जाएगा। अब बचता है बी और सी, कि बी और सी में मैं किसको दूंगी। तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन तो दोनों में सेम है, इक्वल स्ट्रेंथ की है, सिर्फ वेरी अगर उनमें कोई कर रहा है तो वो प्लस आई। ऑर्थो में अगर आपने एम ई लगाया है तो ऑर्थो बहुत ही पास है, तो जितना पास वो होगा उतने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन देगा, और जितने इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा देगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, और जितनी स्टेबिलिटी कम होगी उसका एसिडिटी कैरेक्टर उतना ही कम हो जाएगा। तो प्लस आई वाले जितने दूर रहे उतने भले। तो ऐसे केस में अभी कौन सी पोजीशन पे होगी आपकी, बेटर सी। और सबसे लीस्ट एसिडिक इस केस में अगर कोई रहेगा तो वो रहेगा बी। तो ये हम लोगों का मिथाइल केस में क्या है, ऑर्डर है करके, ठीक है, समझ में आ रहा है करके। तो वैसे काम सब अपना किया हुआ है, बट क्योंकि चैप्टर के बीच का ये टॉपिक एक है तो अपन रिविजन कर रहे हैं। तो पहले से जीओसी वगैरह में कैसा टॉपिक कवर कर लेने के यही फ़ायदे होते हैं कि बाद में जब हम पढ़ते हैं ना तो हम रिविजन फेज में होते हैं कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा है, अच्छा ये तो मैंने पढ़ा है। तुम अगर सभी का सभी चीज़ें उसी वक्त पढ़ने की कोशिश करोगे कि अभी यहाँ पे हम मैकेनिज्म भी सीख रहे हैं और यहाँ पे अब एसिडिटी भी सीख रहे हैं, तो दिमाग में ना कचरा हो जाता है। इसलिए पहले से जीओसी वाला पार्ट स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे एक और इलस्ट्रेशन में। ये इलस्ट्रेशन मुझे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इस इलस्ट्रेशन में याद रखो कुछ उसके कुछ सींग विंग निकले हुए हैं, ठीक है, नॉर्मल इलस्ट्रेशन ही है, बट इसमें कंसेप्ट अगर आप ध्यान से सीखोगे तो आपको एक नई चीज़ सिखा के जाएगा। ये एक्चुअल में बात हो रही है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल की। तो पहले हम लोग एक सिंपल सा फेनॉल ड्रॉ कर लेते हैं। फिर मैंने एक ये वाला फेनॉल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे OH, और एक NO2 मैंने मेटा पोजिशन पे लगा दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया एक OH, और यहाँ पे एक ऑर्थो पोजिशन पे, और एक लगा दिया तुम लोगों के पैरा पे। तुम्हें अगर याद होगा तो मैंने तुम लोगों को फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, ठीक है, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में वहाँ पे मैंने तुमसे एक क्वेश्चन करवाया था इलस्ट्रेशंस में कि विच ऑफ दी फॉलोइंग विल, मतलब ऐसे 5-6 स्ट्रक्चर दे दिए थे और उसमें पूछा था कि इनमें से कौन से वाले कंपाउंड्स आपका चिलेशन इफेक्ट या चिलेटिंग इफेक्ट शो करेंगे, जहाँ पे चिलेशन का मतलब होता है रिंग, राइट। तो फिर वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था तुम्हें। अब उस एक्सप्लेनेशन को अगर भूल गए हो तो एक बार देख लेना वो वीडियो वापस से, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल में था। उसमें मैंने तुम्हें एक बहुत ही स्पेसिफिकली बताया था कि ये जो आपका ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल होता है ना, ये बहुत ही स्पेशल है। वो इसीलिए स्पेशल है क्योंकि
देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लगा है हाइड्रोजन, फॉन वाला हाइड्रोजन, राइट, और नाइट्रो यानी कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O नेगेटिव। तो होता कैसा है कि इन दोनों के बीच में बन जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बताया था। तो इसी को मैंने कहा था कि ये चिलेशन इफेक्ट है। देखो यहाँ पे चिलेटिक रिंग बन गई है ना। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जैसे और भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, बट याद रखना ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल आपका रिंग फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल की बातचीत हो गई। फिर अभी क्या इसमें मैं कहना क्या चाह रही हूँ, इसमें कहना हम ये चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में राइट नाउ मुझे रिंग वगैरह फॉर्म के बारे में बातचीत नहीं करनी, मुझे बातचीत करनी है एसिडिक कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल अगर सारे हम अपनी जो मैं बातचीत करने वाली थी उसको भूल जाएं और तुम्हारे अनुसार अगर इस चीज़ का मुझे आंसर लिखना हो एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा। NO2 आपका, पहले तो उसकी कुंडली निकाल लेते हैं वो कौन है। ये एक -I ग्रुप भी है और -R ग्रुप भी है, ठीक है। लेकिन ये मेटा पोजिशन है, मेटा पोजिशन पे -R काम नहीं करता। ऑर्थो पोजिशन पे -I है, -R है, -I है, -R है, और जो फिनॉल है उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में -I या -R जैसे ग्रुप का होना एसिडिक कैरेक्टर को और बढ़ाता है। तो फिनॉल जिसके पास कुछ नहीं है वो तो आपका सबसे लीस्ट एसिडिक में आ जाएगा। तो A हो गया तुम सारा सबसे कमज़ोर। अब बचा है B, C, D, इनमें पहचानना है। तो तुम ये देखो कि जो जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, वो उतना अच्छा एसिडिक होगा। तो अब तुम ढूंढो कि सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचे जा रहे हैं। तो हमें ऐसा देखने को मिला कि सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से खींचे जाएंगे, क्योंकि देखो -R तो दोनों में ही है बराबर, लेकिन ऑर्थो का इंडक्टिव ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पैरा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव कम हो जाता है। तो हमारे आंसर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था C से कम आना चाहिए था D, और D से कम आना चाहिए था B, क्योंकि B में से -R आई है, रेजोनेंस है ही नहीं वहाँ पे। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन रियलिटी में अगर मैं इसका आंसर देखूं तो इसका आंसर ऐसा नहीं आता। इसके आंसर में आपका D वाला पार्ट आगे शिफ्ट हो जाता है और C वाला पार्ट पीछे आ जाता है, ऐसा D C B A, यानी कि आपका पैरा, उसके बाद फिर ऑर्थो के बाद मेटा, और मेटा के बाद आपका फिनॉल, ये ऐसे। अब आखिर ऐसा क्यों हुआ, राइट। हम तो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे, फिर रूल्स ने यहाँ पे हमें धोखा क्यों दे दिया। तो देखो यहाँ पे रूल्स ने धोखा वोखा कुछ नहीं दिया है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा का कंसेप्ट ऐड हुआ है। वो कंसेप्ट क्या है कि मैंने ऑलरेडी से प्रीवियस वाले वीडियो की स्टार्टिंग ही उस टॉपिक से की है कि एसिड का मतलब क्या होता है, जो अपना H+ दे, राइट, जो अपना H+ दे। तो अब यहाँ पे जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है, दैट इज स्ट्रक्चर नंबर C, वो स्ट्रक्चर नंबर C का हाइड्रोजन तो क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया है। तो अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया है तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जो कि पैरानाइट्रोफेनॉल में नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में ये वाला हाइड्रोजन बहुत ही ईजिली रिलीज कर देता ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन को जब ये हाइड्रोजन को भगाना होगा तो पहले उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी, ठीक है, और उसके बाद फिर वो हाइड्रोजन भगेगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने की वजह से H के जो मतलब H+ जो रिलीज होता है, उसके रिलीज होने में क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाती है, और डिफ़िकल्टी आने की वजह से उसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है या फिर कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिन्होंने ये काम किया ही नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके का था, समझ गए। तो इसीलिए क्यों ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल को मैंने एक स्टेप पीछे धकेल दिया, क्लियर है जी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आते हैं। अभी जैसे यहाँ पे दे दिया है आपके पास ये रिंग, और रिंग में यहाँ लगा दिया है OH और यहाँ लगा दिया है OMe। मैंने अभी अभी ऊपर तुम्हें कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के बारे में वहाँ पे लिखवा कर दिया है, ठीक है। तो देख लेना लिस्ट कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है। तो ये वाला प्राणी कौन है, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका मतलब ये आपके एसिडिक कैरेक्टर को घटाने के लिए आया है, ठीक है। तो जिसके पास ये होगा ही नहीं वो सबसे सुखी होगा, राइट। तो ऐसे में ऐसा दोस्त आपको चाहिए ही नहीं जो आपसे और आपके पैसे छीने, बल्कि ऐसा होना ना जो और दे, जो मतलब ऐसा नहीं चाहिए फिलहाल आपको कि जो आपको क्या करे, अनस्टेबल बनाए, सॉरी पैसे वाला पॉइंट हटा दो, जो अनस्टेबल बनाए वो नहीं होना। तो फिनॉल बोलता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है,
ठीक है, लेकिन अब आगे देखते हैं। पहले इसका पूरी अपन लिख लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या है। तो याद रखना यहाँ पे इसके बारे में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ ये है, माना कि ऑक्सीजन के ऊपर के जो लोन पेयर्स हैं वो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट होता है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम है वो माइनस आई इफेक्ट भी देता है। तो ऐसा कैसा कोई तुम जनरलाइजेशन मत बना लेना कि जो प्लस आर दे रहा है ना वो प्लस आई करेगा और जो माइनस आर है वो माइनस आई करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ओ एच के पास तो कुछ है ही नहीं, भूल जाओ। ये मेटा पोजिशन पे लगे हुए हैं महाशय, तो इनके पे तो रेजोनेंस की बात ही छोड़ दो, सिर्फ माइनस आई। ये पैरा पोजिशन पे लगे हैं तो इन पे प्लस आर भी है और माइनस आई भी है। अब तुम कंपेयर करो, ठीक है। जो इंसान जल्दबाजी में करेगा ना फिनॉल को सबसे आगे रख देगा। ये इस पॉइंट यहाँ पे गलती होती है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग ये भूल जाते हैं कि ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट भी करता है, ये भूलना नहीं। अगर ये भूल गए तो उसके अनुसार फिनॉल सबसे आगे आ जाता है, ये इस पॉइंट में होने वाली गलती है, ठीक है। तो अभी बताओ क्या होगा। तो ऑब्वियस है कि सबसे आगे आएगा सी, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कुछ नहीं रहा और दे कुछ नहीं रहा है, बराबर। फिर कौन आएगा फिनॉल का, बी बोलेगा मैं खींच रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, मैं बहुत ही न्यूट्रल हूँ। अब बचता है ए एंड सी, सॉरी ए एंड डी। तो अब ए एंड डी में देखो, रेजोनेंस दोनों तरफ, मतलब ऑर्थो पे लगाओ ग्रुप या पैरा पे लगाओ, रेजोनेंस इक्वली वर्क करती है स्ट्रेंथ वाइज, राइट, इक्वली वर्क करती है स्ट्रेंथ वाइज। तो रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में तो कंपेयर करना बेवकूफ़ी है कि रेजोनेंस किसमें ज़्यादा किसमें कम, वो इक्वल है। लेकिन आपने OMe को जब ऑर्थो पे लगाया तो ऑर्थो पे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा काम कर रहा है, यानी कि इसको ऐसा समझे कि अगर मान लेते हैं प्लस आर की वजह से एक्स इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ओ नेगेट कॉन्जुगेट बेस के पास, तो अगर उस चीज को तुम पैरा पे भी लगाते हो तो भी एक्स ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। लेकिन ठीक है, एक्स इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, क्या कह सकते हैं इसको, रिलीज हो रहे हैं, राइट, रिलीज, डोनेट हो रहे हैं। लेकिन माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है। तो इसने मान लेते हैं ऑर्थो पोजीशन पे क्योंकि ये लगा है तो इसने वाई इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, विड्रॉ किए। लेकिन यही माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस के साथ घट जाती है। तो ऐसे केस में जब ये पैरा पे आप इसको लगा दोगे तो बेचारा वाई नहीं, वाई बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा होगा, ये विड्रॉ कर रहा होगा। तो जा बराबर रहे हैं दोनों, मतलब +5 ये जस्ट मैं समझाने की नंबर्स ले रही हूँ, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहे हैं, ठीक है। 5 पता चले ऐसी खोपड़ी चल जाए कि 5 इलेक्ट्रॉन आपने बोले जा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है कहाँ, ऐसा नहीं है। जस्ट हमारे +5 दिया और मान लेते -2 निकाला, ठीक है। तो नेट क्या आया, +3, राइट। और यहाँ पे +5 दिया, बट क्योंकि पैरा पोजिशन पे है तो ज़्यादा नहीं निकाल सकता, तो सिर्फ -1 निकाला, तो नेट कितना आया, +4। तो बताओ सबसे ज़्यादा मतलब बेटर कौन हुआ, ऑर्थो वाला, क्योंकि उसने ज़्यादा मतलब पॉजिटिव चार्ज को कम रखा। तो यहाँ पे आएगा फिर ए और उसके बाद आएगा डी, ये रहेगा अपना ऑर्डर। तो OMe के बारे में अच्छे से दिमाग में याद रखना कि वो -I एंड +R वाला ग्रुप है करके। तो मेरे हिसाब से एसिडिक कैरेक्टर वाले क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहे हैं करके। अभी हम लोग कंपैरिजन करते हैं, मैं 2 स्ट्रक्चर्स बना के दे रही हूँ, उन 2 स्ट्रक्चर्स में तुम्हें बताना है कि कौन बहुत ज़्यादा एसिडिक है और कौन थोड़ा कम एसिडिक है करके। ये देखो IUPAC नेम, इसके लिखने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके, क्योंकि जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के तुम IUPAC नेम लिखने की कोशिश करोगे खुद से उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी करके। वैसे ये भी मैंने इलस्ट्रेशन लिया हुआ है मेरा ऑलरेडी क्लास में, ये देखते हैं याद है कि भी नहीं। अगर याद नहीं हुआ तुम्हें, तुम्हारा आंसर गलत हो रहा है, तो फिर अपना कैसा नोट्स कॉपी खोलो, पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करना शुरू करो। देखो अब यहाँ पे OH है, ठीक है, और NO2 है। तो NO2 की पोजीशन तो दोनों ही केस में हमने फिक्स करके रखी है। अब आपको ये पहचानना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो तुम्हें मतलब जस्टिफाई करना है, वो देखो जस्टिफिकेशन किस किस तरीके से करोगे कि यहाँ पे जो CH3 ग्रुप हैं ये बहुत नियर बाई लगे हैं, तो एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। तो एक इंसान ये कह सकता है कि जो CH3 ग्रुप नियर बाई लगे हैं तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होंगे O को, जिसकी वजह से जो तुम्हारा O है उसको जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलने की वजह से वो अनस्टेबल हो रहा होगा, और जब वो अनस्टेबल हो रहा होगा
तो ऑब्वियस है कि उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा होगा, बेचारे का कम हो रहा होगा। तो मोस्ट ऑफ द आबादियों का आंसर होगा ये, ठीक है। बट रियलिटी में ये आंसर नहीं है, आंसर है आपका ये ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका कैसा है, ज़्यादा एसिडिक है। ऐसा क्यों हुआ इसका, ठीक है। इसका रीज़न अब यहाँ पे क्या है, तो देखो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो ये NO2 ग्रुप है, इस सेकेंड केस में इस NO2 ग्रुप का जो ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन अगर वहाँ पे CH3 ग्रुप ये दोनों नहीं होते तो इस NO2 का जो O एटम होता, ऑक्सीजन एटम जो होता, वो तुम्हारी बेंजीन रिंग के साथ वे इन प्लेन होता, ठीक है। इन प्लेन मतलब बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन एटम दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। बट क्योंकि वहाँ पे तुमने 2 CH3 ग्रुप लगा दिए उसके आजू बाजू, तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। सो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो आजू बाजू के CH3 ग्रुप की वजह से जो स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ है, उसकी वजह से जो NO2 ग्रुप का मतलब N का जो O ग्रुप है ना, वो आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है, ठीक है, किसके आपके बेंजीन रिंग के साथ। तो देयरफॉर जिसकी वजह से उसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, घट जाता है, सिंपल, ठीक है। तो ये वाला डाटा एक थोड़ा सा तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको तुम ऐसा नहीं रख सकते करके कि इसको हमने छोड़ दिया है। अच्छा, इसी के बेसिस पे एक और सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे OH लगाया है, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया और यहाँ साइनाइड। अभी क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं साइनाइड का ऐसा पूरा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना रही हूँ। अदरवाइज मैं साइनाइड का स्ट्रक्चर कैसे बना सकती थी तुम्हारे लिए, CN, और वही पेपर में बन के भी आता है, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाते हैं। अब अगर फिर से मैं ये अलग क्वेश्चन दे दूँ तो एक इंसान बोलेगा कि अच्छा ऊपर में ये वाला पार्ट ज़्यादा एसिडिक था तो अभी ये वाला पार्ट ज़्यादा एसिडिक होगा, राइट। यही एक दिमाग के अपने घोड़े दौड़ेंगे, नहीं, अब इस केस में ये ज़्यादा एसिडिक है। ऐसा क्यों, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो NO2 था, ये NO2 तुम्हारा मतलब लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे जो ये साइनाइड है, ये साइनाइड कैसा है, लीनियर स्ट्रक्चर है। और लीनियर स्ट्रक्चर में थोड़ी ना कोई स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह होती है, बराबर, ठीक है। तो ऐसे केस में ये वाले CH3 ग्रुप तुम्हारे जितने दूर रहेंगे उतने कम इलेक्ट्रॉन भेजेंगे O को, और यहाँ पे CH3 ग्रुप पास में है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं वहाँ पे कॉन्जुगेट बेस को, तो इसीलिए वो उसको अनस्टेबल बना रहे हैं। मतलब ये हमारा अकॉर्डिंग टू रूल हुआ था, ये बराबर हमारे अकॉर्डिंग टू रूल और अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट चला है, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ने इसके आंसर को क्या कर दिया है, अफेक्ट कर दिया है करके, ठीक है, बराबर। अच्छा, और एक और यहाँ पे पॉइंट बताना है कि OH और CH3 इनके बीच में कभी कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती है, वो इसीलिए क्योंकि OH ग्रुप बहुत ही छोटा होता है करके, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन से हमने इलस्ट्रेशन देख लिए, और अल्कोहल्स वर्सेस फिनॉल्स में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है इस पर भी हम लोगों ने बातचीत कर ली। अब एक आखिरी टॉपिक, उसके बाद हम लोगों का एसिडिटी ऑफ फिनॉल वाला पार्ट कैसे ख़त्म होता है, वो चीज़ देखो ये है कि अभी मुझे ये बताना है तुम लोगों को कि आपके पास जो ये है क्या नाम है, फिनॉल्स, अगर फिनॉल्स की मुझे एसिडिटी के बारे में बातचीत करनी है, अगर स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एज एन एसिड, तो मैं किस तरीके से उसको बात करूँगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि जो फिनॉल्स होते हैं, वी नो दैट दे आर एसिडिक, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है, लेकिन हाँ कि अगर हम लोगों ने फिनॉल को एक स्ट्रॉन्ग बेस में डाला, तो स्ट्रॉन्ग बेस में अगर मैं फिनॉल को डालूंगी तो ऑब्वियस है बेस और यहाँ पर है ये एसिड, तो एसिड और बेस के बीच में होने वाली है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वहाँ से पानी फॉर्म होगा और बनेगा सॉल्ट। तो सॉल्ट के नाम पर यहाँ पे क्रिएट हुआ है फिनॉक्साइड आयन O- एंड Na+, राइट। तो अब ऐसे केस में एक जैसे अभी हम लोग, मैंने तुम्हें बताया कि हम आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उस वक्त मैं ये चीज़ समझा के दूंगी, बट ये चीज़ अभी भी मैं समझा सकती हूँ, इसको बस ध्यान से सुनना। जब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट का कंपैरिजन अगर मैं रिएक्टेंट के साथ करूं, ठीक है, यानी ठीक है, किसके साथ करें, रिएक्टेंट के साथ करें, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमेशा रिएक्टेंट के कंपेयर में कमज़ोर होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, कमज़ोर होना चाहिए। यानी कि अगर फिनॉल
ठीक है, अगर फिनॉल मैं कहूँ कि एक कैसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है, ये अगर एक स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इस फिनॉल का जो मतलब रहेगा पार्ट वो कैसा होना चाहिए, कमज़ोर होना चाहिए करके, पानी है ना, इसका कॉन्जुगेट कौन है, ये होगा आपका वीकर एसिड, ये होगा वीकर एसिड। और अगर मैं ये कह रही हूँ कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसके बाद ये वाला आपका कैसा होगा, ये होगा वीक बेस। ऐसा क्यों? ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट ही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम देखो जब भी एक रिएक्शन होती है तो रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है कि जो प्रोडक्ट बने वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जो भी आप, जैसे ये बात तुम्हें पता है कि जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो हमारी कंडीशन ये होती है थर्मोडायनेमिकली कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, राइट? ऐसा होना चाहिए तभी वो फिजिबल होता है करके रिएक्शन, एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो जब उसकी एनर्जी लेस होगी प्रोडक्ट की तो वो प्रोडक्ट को मैं ये कह सकती हूँ कि प्रोडक्ट मेरा स्टेबल है। और अगर मेरा प्रोडक्ट स्टेबल है तो वाई वहाँ पे ऑब्वियस है कि वो अपना, उसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब उसने कितने आसानी से H+ लूज किया या फिर कितने आसानी से H+ को एक्सेप्ट किया, एसिड बेस वाला कंसेप्ट, वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ स्टेबल है वो क्यों अपना H+ लूज करने की टेंडेंसी रखेगी, जो चीज़ अनस्टेबल है वही तो अपना H+ लूज करवाएगी ना। तो इसीलिए वो हमेशा कैसे होते हैं, वीक होते हैं। अच्छा, अब उसके अलावा एक नेक्स्ट पार्ट तुम्हें यहाँ पे जानना है, इसको अपने नोट्स में अच्छे से इंक्लूड कर लेना। जैसे अब ये फिनॉल है, अब फिनॉल को अगर मैं रिएक्ट करवाती हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ NaHCO3 तो यहाँ से बनता है आपके पास फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ क्रिएट होता है कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3। तो अब देखो जो ये फिनॉल है, अब इस फिनॉल वर्सेस इस एसिड को करो, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें डाटा दूं, ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़ मैं डाटा के बेसिस पे एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो तुम्हारा कार्बोनिक एसिड होता है ना, इस कार्बोनिक एसिड की pKa वैल्यू होती है 6.36 और जो फिनॉल है, इस फिनॉल की जो pKa वैल्यू है वो आपकी एक्चुअल में कितनी है उस पर भी देख लेते हैं एक मिनट, ठीक है। तो इसका pKa ये होता है 9.95। अब हमें पता है ये बात कि एसिडिटी का पीके वैल्यू के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। तो जिसका पीके जितना ज़्यादा होगा उसकी एसिडिटी कम होगी। तो यानी कि ये आपका एक वीकर एसिड है एज कंपेयर टू वहाँ पे बनने वाले कार्बोनिक एसिड पे। तो कार्बोनिक एसिड उस तरफ जो बन रहा है वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। और सिमिलरली, ठीक है, तो ये देखो वीकर और स्ट्रॉन्गर, बट हमने तो अभी बोला कि न्यूट्रलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है करके कि प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है वो कंपैरेटिवली वीकर होना चाहिए। तो इसी वजह से जब तुम फिनॉल को सोडियम बाइकार्बोनेट में डालते हो तो वो उसमें डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। देयरफॉर आपका फिनॉल जब हम लोग उसे आपके बेकिंग सोडा में डालते हैं तो बेकिंग सोडा में वो क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट बस तुम्हें याद रखना है। इस पूरी थ्योरी का सारांश यही है कि वो इनसोल्यूबल होता है। लेकिन अगर मैं कार्बोऑक्सिलिक एसिड को किस में डालती हूँ, इसी आपके NaHCO3 में, तो वो सॉल्यूबल होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी H2CO3 बनेगा, बट H2CO3 को अगर मैं कंपेयर करूँ कार्बोऑक्सिलिक एसिड के साथ तो आपका H2CO3 वीक होगा और कार्बोऑक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो वी आर गोइंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक, तो देयरफॉर वो सॉल्यूबल है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी फिनॉल PHOH, तो अगर हम उसको सोडियम बाइकार्बोनेट में डालें तो वहाँ पे उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। और वो वाला पार्ट कैसा होता है, उसमें इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम फिनॉल के अगर डेरिवेटिव्स ऑब्टेन करते हो, मतलब फिनॉल में अगर थोड़ा बहुत भी कोई चेंज अगर तुमने किया तो फिनॉल में थोड़ा बहुत भी चेंज करने पर क्या फिर भी वो इनसोल्यूबल रहेगा क्या? नहीं। तो देखो एसिड बेस थ्योरी ये कहती है कि अगर एसिड बेस थ्योरी या फिर कह सकते हो एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा कहाँ से आया इसमें आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ का pKa अगर ये रहेगा, ठीक है, तो ये रहेगा तो आप उसे बोलोगे कि वो चीज़ NaHCO3 में सॉल्यूबल है, ठीक है। अब जब तुमने यहाँ पे दो दो NO2 ग्रुप लगा दिए तो NO2 ग्रुप क्या करेंगे, जो कि इसका pKa 9.95 था, वो NO2 ग्रुप अब इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर करके उसके pKa को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे।
तो फिर ये वाली चीज़ कैसी हो जाएगी, सॉल्यूबल हो जाएगी। ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं सिर्फ फिनॉल की बात करूँ तो फिनॉल्स क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने उसमें कुछ ग्रुप्स अटैच किए हैं, और ग्रुप्स अटैच करने के बाद अगर उसकी पीके 5.7 या 5.7 से नीचे आ गई तो फिर हम बोलने लगेंगे कि हाँ करके वो वाली चीज़ फिर सॉल्यूबल है। बट ऐसा मत बोल देना कि ऑल कंपाउंड्स ऑफ फिनॉल्स आर इनसॉल्यूबल एंड इन NaHCO3। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो अब हमारा जो रहेगा वो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट रहेगा अल्कोहल्स के बीच में, कि आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे पहचानोगे, राइट, अल्कोहल फिनॉल को कैसे आपस में डिस्टिंग्विश करोगे। एंड इसके लिए मैं बता देती हूँ, ल्यूकास टेस्ट हमने पढ़ के रखा था, उस ल्यूकास टेस्ट को रिवाइज करके रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं वापस से पूरा नहीं बताने वाली हूँ, फटाफट मैं रिजल्ट्स बताऊंगी उसमें ल्यूकास के रिस्पेक्ट में। ठीक है,